अच्छा जी, क्वेश्चन है सर, इनसिक्योर डेट या अनसिक्योर्ड पॉलिसीज। अच्छा, ये एक्शनेबल क्लेम है। इस पे जरा हम आज बात नहीं करेंगे। ये थोड़ा एक दो लोग और पढ़ लें, फिर मैं आपको इसका आंसर करूंगा कि ये सही है कि गलत है। ठीक है सर। स्पेसिफाइड और स्टिपुलेटेड टाइम के सेम मीनिंग है। स्पेसिफाइड, स्टिपुलेटेड, स्टिपुलेटेड मतलब मेंशन हुआ हुआ होता है, सेम मीनिंग आएंगे, ऑल्टरनेट ही आएंगे एक दूसरे के इधर। और कोई सवाल किसी को कुछ पूछना है? चलें जी, बहरहाल फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। टेनिस जो है ना 7 स्ट्रोक्स। देखिए जी, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस पे हमारी बात हुई थी कि टाइम प्लेस क्या होना चाहिए परफॉर्मेंस का, क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म करते हैं तो बड़ा जरूरी होता है कि उसमें टाइम एंड प्लेस आपने क्या रखी हुई है, क्योंकि टाइम एंड प्लेस जो है ठीक है, टाइम जो है वो बहुत मायने रखता है जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता है। तो बात कर लेते हैं कब कब क्या टाइम एंड प्लेस होना चाहिए परफॉर्मेंस का। तो सबसे पहले तो वेयर प्रिस्क्राइब बाय द प्रोमिसी, कि अगर प्रोमिसी खुद प्रिस्क्राइब कर दे तो सबसे ज्यादा तो आपने उसी को फॉलो करना है। ठीक है, वेयर द टाइम एंड प्लेस आर प्रिस्क्राइब बाय द प्रोमिसी द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एट द स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस। कहते हैं कि अगर टाइम एंड प्लेस जो है वो प्रोमिसी ने प्रिस्क्राइब की हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट आपने हर हालत में उसी टाइम परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर प्रोमिसी ने प्रिस्क्राइब किया हुआ था तो फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट हमेशा उसी टाइम पे परफॉर्म कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है, एक मिनट, एक सवाल। स्क्रीन पर बुक नहीं आ रही? अच्छा, ये कैसे मुमकिन है भाई? आ रही है अब स्क्रीन शेयरिंग? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वीडियो मैक्सिमाइज हो गई है। अरे भाई, ये वीडियो कहाँ से? एक मिनट, वीडियो कैसे सही होगी इसकी? अब बताएं, वीडियो सही हुई? सर स्क्रीन ठीक हो गई है। ठीक हो गई है सर वीडियो? जी जी जी। वो स्क्रीन ठीक हो गई? ठीक है सर। अच्छा जी, तो हमने बात करी कि जब प्रोमिसी प्रिस्क्राइब कर दे तो सबसे ज्यादा जरूरी तो वही है कि आप उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल, प्रोमिसी ने आपको कहा है कि 5 में शाम 3 बजे आपने डिलीवरी देनी है, तो सबसे बेहतरीन तो यही है, सबसे अच्छा यही है कि आपने उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, और आप बाउंड भी हैं। ठीक है, कि आपने उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, आपकी बाउंडिंग भी आ जाती है अगर प्रोमिसी जो है वो प्रिस्क्राइब कर दे। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट आता है वेयर नॉट प्रिस्क्राइब बाय द प्रोमिसी, कि जब प्रोमिसी जो है वो प्रिस्क्राइब ना करे तो फिर आपने क्या करना है। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम। इफ नो टाइम एंड प्लेस आर प्रिस्क्राइब बाय द प्रोमिसी देन द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। कहते हैं कि टाइम या प्लेस प्रोमिसी प्रिस्क्राइब ना करे
तो हमने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है कब? अब देखते हैं विद इन अ रीजनेबल टाइम, कि आपने रीजनेबल टाइम के अंदर परफॉर्म करना है। अब रीजनेबल टाइम क्या होता है? केस टू केस वेरी करता है, ठीक है। पहली बात, रीजनेबल टाइम में आप वर्किंग डे कंसीडर करेंगे कि हमेशा एक वर्किंग डे हो, ऐसा ना हो आप एक छुट्टी के दिन या पब्लिक हॉलिडे में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने पहुंच जाए। दूसरी बात, यूजुअल बिजनेस आवर्स में परफॉर्म करेंगे, जो आपके वर्किंग आवर्स होते हैं नॉर्मली 9 to 5, उन्हीं में कॉन्ट्रैक्ट आपने परफॉर्म करना है। फिर कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ज्यादा डिले आप नहीं कर सकते, रीजनेबल टाइम तक ही आपने उसको रखना होता है। दूसरी बात, अब प्लेस के बारे में क्या है, प्रॉपर प्लेस लेना है आपने। ये नहीं कि आपको राह चलते बंदा मिल गया, आपने कहा ये लो यार अपने फ्लैट की डिलीवरी, जो हमारे फ्लैट की बात हुई थी। नहीं, एक प्रॉपर प्लेस हो। कोई आपने, अगर किसी ने आपसे कोई गुड्स मंगवाई थी, तो ये ना हो कि वो आपको किसी शादी में मिला और आप वहां पे जाके उसकी गुड्स उसको देने लगे, ठीक है। नहीं, एक प्रॉपर ऑफिस एड्रेस हो, गोडाउन हो, शॉप हो, या जो भी, केस टू केस, उसका घर भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने दराज से ऑर्डर करा हुआ है, ठीक है। अब दराज वाले को आपको डिलीवरी देनी है, आपने अपने घर का एड्रेस नहीं भी दिया या जो भी दिया, प्रॉपर प्लेस पे देगा वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपको अगर पहले से जानता था, वो आपको आपके पड़ोस में ही रहता था या कहीं रहता था, उसने आपको रोड पे चलते हुए डिलीवरी पकड़ा रहा है, नहीं, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी उसको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो पब्लिक मीटिंग्स या पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर आपको डिलीवरी दे, जरूरी है कि वो प्रॉपर प्लेस के ही अंदर आपको डिलीवरी दे, जैसे कि हमारा गोडाउन हो गया, शॉप हो गई, या हमारा ऑफिस हो गया, ठीक है। ये तमाम प्रॉपर प्लेस है। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फेलियर टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम परफॉर्म करने का फेलियर अगर होता है तो ठीक है, क्या क्या इफेक्ट आएंगे। तो देखें, बाद औकात क्या होता है, टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में टाइम जो है वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट में टाइम जो है वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताएं, अगर मैं जो हूं एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं किसी से, मुझे एक ऑर्डर प्लेस होता है 20 बुक्स का, ठीक है। हैरी पॉटर की 20 बुक्स का एक बंदा ऑर्डर प्लेस करता है कि मैं जो है वो आपसे परचेज कर लूंगा। अच्छा, नॉर्मली मैं हैरी पॉटर में डील नहीं करता, मैं उस किताब के अंदर डील नहीं करता, उस नॉवेल के अंदर मैं डील नहीं करता। अब मैंने सिर्फ उस कस्टमर की डिमांड के ऊपर एक मजीद ऑर्डर प्लेस कर दिया अपने सप्लायर को कि भाई मुझे 10 बुक्स ऑफ हैरी पॉटर चाहिए 12 मई को, क्योंकि ये मुझे ऑर्डर देना है आगे। अच्छा, सामने वाली जो पार्टी थी वो भी मुझे कह के गई थी कि देखो यार, अगर 12 मई को तुमने दे दी तो मैं लूंगा, अगर 12 महीने के बाद 12 मई के बाद आए तो मैं नहीं लूंगा, हो सकता है उसके भी आगे कोई कमिटमेंट्स हो, ठीक है, जो भी सिचुएशन हो। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर मुझे पीछे से सप्लायर 14 मई या 13 मई को डिलीवर करता है तो मैं डिलीवरी रिजेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में टाइम जो था वो एसेंस था कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो गया एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिजी, ठीक है। अब हो सकता है अगर मैं, सामने वाली पार्टी मेरे से कॉम्प्रोमाइज कर जाए कि ठीक है यार तुमने 10th को नहीं दी तो बाद में दे दो, तो मैं भी पीछे कर जाऊंगा कॉम्प्रोमाइज। लेकिन बात क्या है, यहाँ ऑप्शन आ गया प्रोमिजी के पास कि जब भी टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रोमिजी के पास ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करे या वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दे, कैंसिल कर दे, और ब्रिज का सू करे कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो जो भी डैमेजेस वगैरह है उसका सूट फाइल करे। क्योंकि देखिए ऐसी सूरत में डैमेज भी हो सकता है ना, हो सकता है वो आपको एडवांस देके गया हो, आज आपको डबल इंटरेस्ट के साथ एडवांस वापस करना पड़ा, ठीक है। तो ये था टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब टाइम जब एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो क्या होता है, नॉर्मली जैसे कि हम कार वगैरह बुक कराते हैं अपनी, अगर आप नई गाड़ी बुक कराने जाएंगे तो आपको पता होगा पाकिस्तान की मार्केट में उसकी डिलीवरी जो है वो 6-6 महीने बाद भी होती है, 6-6 3-3 महीने बाद आराम से कर रहे होते हैं, कोई मसले की बात नहीं होती, ठीक है। कोई टाइम वाइम नहीं होता, कभी भी डिलीवर हो जाती है। आज अगर आप कोई गाड़ी बुक कराएंगे तो आज तो आपको 3-4 महीने बाद मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टोयोटा यारिस आजकल आई हुई है नई गाड़ी, ठीक है, वो लॉन्च हुई भी है, लेकिन अभी आप बुक कराने जाए वो आपको मौजूद मिलेगी ही नहीं, वो मिलेगी आपको जनवरी में, फरवरी में, इन महीनों में जाके मिलेगी, ठीक है। दूसरी जो चीज उसकी जल्दी डिलीवरी की होती है उस पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो ब्लैक इनकम हो गई ना, ब्लैक मनी हो गई सारी की सारी। बहरहाल,
where time is not of the essence of the contract. Failure to perform within the specified time does not make the contract voidable. It means that in such a case, the promisee cannot rescind the contract and will have to accept the delayed performance. But he would be entitled to claim compensation from the promisor for any loss caused to him by the delay. The rule is, however, subject to the condition that promisor should not delay the perform beyond a reasonable time. Otherwise, the contract will become voidable at the option of the promisee. ठीक है जी, कह रहे हैं कि जब टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी आप कैंसिल नहीं कर सकते, वो वॉइडेबल नहीं होता प्रोमिसी के ऑप्शन पे। जैसे कि कार का कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया ना कि फॉर एग्जांपल आप अभी जाके टोयोटा यारिस बुक कराते हैं और वो आपको जनवरी में मिल रही है, ठीक है, उसकी कोई टाइमिंग नहीं है वो कब डिलीवर करें, तो वो आपको डिलेड परफॉर्मेंस मिल रही है। ठीक है, क्यों? इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, आप भी अपनी मर्जी से बोलते हैं ठीक है यार दे दो कोई मसला नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम जो है वो एसेंस नहीं है। तो अगर वो मजीद जनवरी का फॉर एग्जांपल आपको टाइम देते हैं और फरवरी में डिलीवर करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर सकें। यहाँ पे आपको डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको कोई नुकसान हुआ है उनकी डिलेड परफॉर्मेंस से तो वो आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, इन केस ऑफ अवॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ प्रोमिसर्स failure to perform his promise within the agreed time or within a reasonable time as the case may be, if the promisee instead of rescinding the contract accepts the delayed performance, he cannot afterwards claim compensation for any loss caused by the delay unless at the time of accepting the delayed performance he gives notice to the promisor of his intention to do so. देखिए, अब पहली बात, पहले हमने देखा कि अगर टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, पहले पॉइंट में हमने देखा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी के वो चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो रिजेक्ट कर दे। दूसरे में हमने देखा कि जनाब अगर टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो प्रोमिसी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, सॉरी प्रोमिसी वॉइड कर ही नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, उसको डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करनी है, हाँ जो लॉस होगा वो कॉम्पनसेशन करेगा। लेकिन पहले वाले में अब दो चीज ऑप्शन एक्टिव हो रहे हैं जब टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला या तो एक्सेप्ट करे कॉन्ट्रैक्ट या रिसेंड करे कैंसिल करे, मतलब या तो अफर्मेशन करे या रिसिशन करे, दोनों में से कोई एक काम करे। अगर वो अफर्मेशन करता है कि ठीक है यार मैं तुम्हारी टाइम हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस था, एसेंस था और मैं इसको वॉइडेबल कर सकता था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा डिलेड परफॉर्मेंस इसमें एक्सेप्ट कर लेता हूं, कैंसिल नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ठीक है अगर वो ये बात कह रहा है तो फिर वो उससे कोई भी लॉस कंपनसेशन नहीं ले सकता जब तक कि वो डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करते वक्त बोले नहीं कि देखो यार मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मुझे जो लॉस हुआ है वो तुम मुझे पे ऑफ करोगे। ठीक है, उसका नोटिस भी देना होगा उसको साथ में कि ठीक है मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता था, लेकिन क्योंकि हमारे पुराने ताल्लुकात हैं तो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं कर रहा, लेकिन जो भी मुझे नुकसान हुआ है वो तुम पे ऑफ करोगे। ठीक है, ये नोटिस देना उस वक्त जरूरी है। अगर वो ये नोटिस देने में नाकाम रहता है तो फिर वो कभी भी लॉस कॉम्पनसेशन डिमांड नहीं कर सकता। ठीक है जी, फिर वो कभी भी लॉस कॉम्पनसेशन डिमांड नहीं कर सकता। अच्छा, ये मैंने आपको पढ़ा दिए व्हाट इज द टाइम द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये बात इस पे यही कर रहे हैं पूरी हेडिंग में, व्हेन इज द टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कब टाइम जो है वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। दो सूरतों में होगा, इफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव एक्सप्रेसली एग्रीड टू ट्रीट इट, जब पार्टीज खुद से एग्री करेंगे भाई ये इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, या दूसरा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत मायने रखती है। ठीक है, कि उसकी वजह से आपको लिमिटेड टाइम में परफॉर्म करना पड़े। ऑर्डर आया हुआ है तो आप जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे उससे मटेरियल पकाने नहीं भी करते तो आपकी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की उससे है कि वो बहुत लिमिट विद इन स्पेसिफाइड टाइम, लिमिटेड टाइम के अंदर वो चीज परफॉर्म आपने करनी है, नेसेसरी है। तो बाद औकात क्या है कि पार्टी खुद से डिसाइड कर लेगी
कि हाँ भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में एसेंस से टाइम बहुत जरूरी है, हमने विद इन टाइम परफॉर्म करना है, और अगर नहीं करती तो फिर हम उसमें लॉ की नजर से हमेशा उसको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे कि इस ट्रांजेक्शन की नेचर कैसी थी। अगर ये नेचर ऐसी थी कि टाइम इंपॉर्टेंट था तो ठीक है, अगर नेचर नहीं थी तो टाइम नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो यारिस की एग्जांपल दी थी उसमें अगर आप देखें तो डिलीवरी जो है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है कि उसमें जरूरी नहीं है कि आप उसको एसेंस नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट का, डिलीवरी आप थोड़ी लेट भी बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, ये हम वहां पे फिर डिसाइड करते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन दोबारा बता देता हूँ। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, आप ट्रांजैक्शन की नेचर देखेंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल आप किसी से ग्रोसरी ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोसरी आप इंपोर्ट करा रहे हैं, अब उसमें इतना टाइम लग रहा है, तो आपको पता है कि फ्रेश ग्रोसरीज के लिए आपको पता है कि फ्रेश ग्रोसरीज के लिए विद इन अ टाइम उसको परफॉर्म करना पड़ता है, वरना वो पेरिशेबल आइटम है, खराब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फ्लावर्स हैं, ये भी पेरिशेबल आइटम है, पेरिशेबल नेचर है, ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है ना कि इसमें अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं भी है तो आपने स्पेसिफाइड टाइम में, रिक्वायर्ड टाइम में इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी थी यारिस वाली में टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप इसको टाइम के बाद भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी अभी, किस चीज की दी थी, जैसे कि मैंने केटरिंग की एग्जांपल दी थी कि आप केटरिंग का बिजनेस करते हैं तो लाजमी सी बात है यहाँ पे भी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन जैसे कि पहला पॉइंट ये था कि दोनों पार्टी खुद ही एक्सप्रेस कर लें, किसी भी एग्रीमेंट के अंदर वो एक्सप्रेसली डिसाइड करेंगे भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट में टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने विद इन टाइम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। फिर हम मजीद आते हैं आगे, मोड और मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है जी, मोड क्या होगा या मैनर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए। द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस may be made in any manner with the promisee prescribed or sanctions. The promisor must perform the promise in strict accordance with the term of the contract or instruction of the promisee. He has no right to substitute what he has been directed something else, even if the substitute may be more beneficial to the promisee. कहते हैं कि भाई मोड या मैनर ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा वही होना चाहिए जो प्रोमिसी ने प्रिस्क्राइब किया है या एक्सेप्ट किया है। ठीक है, कभी भी मोड ऑफ परफॉर्मेंस आप उससे हट के नहीं कर सकते, भले वो प्रोमिसी के बेनिफिट में ही क्यों ना हो। लेकिन जो प्रोमिसी ने मोड ऑफ परफॉर्मेंस को प्रिस्क्राइब किया है आप उसी पे आएंगे। ठीक है, अगर वो उसके अलावा आप कोई परफॉर्मेंस का तरीका अपनाते हैं, भले वो प्रोमिसी के बेनिफिट में हो, लेकिन वो भी लॉ में अलाउ नहीं है। आप प्रोमिसी के बताए हुए उसकी डायरेक्शन से या जो कॉन्ट्रैक्ट में चीजें एक्सेप्ट हुई हैं उससे आप डेविएट नहीं कर सकते किसी भी सूरत। जो परफॉर्मेंस का तरीका उसमें बयान है आपने वही फॉलो करना है, भले वो कितना ही फायदेमंद आपका ऑल्टरनेट ना क्यों ना हो, लेकिन परफॉर्म आपने वही करना है जो कॉन्ट्रैक्ट में बयान है। नेक्स्ट आपके पास आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। देखिए बाद औकात होता क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स कहते हैं कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें आपको जो पेमेंट्स रिसीव होती हैं तो उनको किस तरह से अप्लाई करना है इनवॉइसेस के अगेंस्ट में, ये बेसिकली एप्रोप्रिएशन होती है। ठीक है, इनवॉइसेस के या डेट के अगेंस्ट में, डेट में इनवॉइस इसलिए कह रहा था क्योंकि उसके अगेंस्ट में डेट क्रिएट होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक ही डेटर है, उसने आपसे मुख्तलिफ 4-5 तारीखों में उधार लिया हुआ है, तो हमने किस तरह से पेमेंट को अप्लाई करना है जब वो पूरे पैसे ना दे रहा हो, तो ये तरीका क्या बयान करता है लॉ, हम इसको देखते हैं। यही बात इसमें लिखी है, when a debtor who owes several debts to the same creditor makes a payment with insufficient to satisfy the whole indebtedness, the question arises as to which of the debts the payment is to be applied. वही बात लिखी है कि जब एक डेटर जो है उसके मुख्तलिफ डेट्स हो एक ही क्रेडिटर से और वो पूरा का पूरा पे ना कर पा रहा हो तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हम किस तरह से डेट को अप्लाई करें रिसीव पेमेंट के उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ रूल्स हैं। पहली तो डेटर एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलोड। देखिए अगर एक डेटर के डेट है मुख्तलिफ, फॉर एग्जाम्पल
वो आपसे 3 मार्च 2020 को आपका और उसके 500 का उधार है, ठीक है। फिर 10 मार्च को 2021 को आपका 1000 का आ गया, ठीक है। फिर समझ लें आप 31 जैन 2022 में 2000 का एक और डेट है। इस तरह से मुख्तलिफ आपके डेट हैं कि 3 मार्च को 500 का है 2020 में, 10 मार्च 2021 में 1000 का है, 31 मार्च 2022 में 2000 का डेट है। सबसे पहले तो डेटर एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलोड। सबसे पहले क्या चीज है, एप्रोप्रिएशन इज द राइट गिवन टू द डेटर फॉर हिज बेनिफिट, ठीक है। कि जो डेटर की इंस्ट्रक्शंस हैं हमेशा आप सबसे पहले तो उसको फॉलो करें। फॉर एग्जांपल उसने आपको आज की डेट, उसने आपको 2023 में अगर 500 की पेमेंट करी है या चले 1000 की पेमेंट करी है, तो अगर उसने कोई इंस्ट्रक्शन दी है कि देखो यार ये जो 10 मार्च 2021 का डेट था ना, तुम उसके अगेंस्ट में इसको अप्लाई करो, तो हमने उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ठीक है। हमने उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। पहली बात तो ये हो गई कि डेटर जो भी इंस्ट्रक्शन दे आपने उसको फॉलो करना है। दूसरी बात, वो एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा, लेकिन मेरे पास उसके डेट हैं 1000, 2000, 3000 और उसकी तरफ से पेमेंट रिसीव हो रही है 3000 की। अब यहां पे अगर देखें तो इंप्लाइड इंटेंशन आ रही है कि उसने 3000 वाली इनवॉइस को सेटिस्फाई किया है, ठीक है। उसने 3000 वाली इनवॉइस को सेटिस्फाई किया है, ठीक है। या इसको मैं मजीद कहूं, अगर मुख्तलिफ डेट हैं और उनकी तारीखें मुख्तलिफ टाइम पे मेच्योर हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल 1000 वाला डेट था, उसकी तारीख मेच्योर हो रही थी 10 जून को, 2000 वाला डेट था, उसकी तारीख मेच्योर हो रही थी 9 जून को, ठीक है। इस तरह से मुख्तलिफ थे। उसने आपको 10 जून को 1000 रुपए भेजे, तो इसका मतलब है उसकी इम्प्लाइड इंटेंशन है कि ये 1000 रुपए वाला डेट आप सेटिस्फाई करें, क्योंकि बिल्कुल उसी की ड्यू डेट पे उसने उसी का अमाउंट आपको भेजा है। तो यहां पे उसकी इंप्लाइड इंटेंशन भी हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग थी एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन, कि वो बकायदा बोलेगा कि कौन से डेट पे अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 मार्च को भी एक डेट था, 10 मार्च को भी था, 31 मार्च को भी था। वो जब आपको पेमेंट भेज रहा है तो वो बता रहा है कि यार देखो जो 10 मार्च के अगेंस्ट में डेट था उसके अगेंस्ट में इसको अप्लाई करना, ठीक है। सेकंड, डेटर्स इम्प्लाइड इंटेंशन मस्ट बी फॉलोड, के डेटर्स की इम्प्लाइड इंटेंशन क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर 10 मार्च वाला डेट 31 दिसंबर को ड्यू हो रहा था और वो 31 दिसंबर को ही आपको सेम अमाउंट भेज देता जो 10 मार्च के डेट का है, तो इसकी इम्प्लाइड इंटेंशन कह रही है कि ये वही डेट सेटिस्फाई करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल 10 मार्च को 1000 रुपए का डेट था जो 31 दिसंबर को ड्यू था, 31 दिसंबर को आपको 1000 की पेमेंट रिसीव होती है, तो इसका मतलब है कि इम्प्लाइड इंटेंशन है कि वो जो 10 मार्च वाला डेट था वो उसी को सेटिस्फाई करना चाह रहा है, तो आप उसी पे चले। अब अगर ये दोनों काम भी नहीं होते, तीसरा क्या होगा देखते हैं। एप्रोप्रिएशन बाय क्रेडिटर, if there is no express or implied direction by the debtor regarding appropriation, then the creditor has got the option to apply the payment to any debt lawfully due from the debtor, including the debt which is barred by the Limitation Act. अब डेटर ने ना एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन दी ना इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शन दी और सिर्फ पेमेंट भेज दी। अब क्रेडिटर के पास ये राइट है कि वो किसी भी डेट के अगेंस्ट में अप्लाई कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, 3 मार्च 2020 को 500 का डेट था, 10 मार्च 2021 को 1000 का मजीद डेट एक चढ़ा और 31 जनवरी 2022 को भी 2000 का एक डेट चढ़ गया, ठीक है। और अगर आपको 30 नवंबर 2023 में 1000 रुपए की पेमेंट रिसीव होती है, तो अब यहां पे क्रेडिटर के पास ऑप्शन है कि वो पिछले तीनों डेट में से किसी के भी अगेंस्ट में इसको अप्लाई कर सकता है। और
इसमें लॉ ने उसको अलाउ किया हुआ है कि अगर कोई डेट टाइम बार्ड भी हो गया है ना तो तुम उसके अगेंस्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर देखें तो 3 मार्च 2020 को जो 500 का डेट था वो 30 नवंबर 2030 तक टाइम बार्ड हो चुका है। ठीक है, तो जब वो टाइम बार्ड हो चुका है, 3 साल का अरसा गुजर चुका है, तो अब क्रेडिटर चाहे तो ये जो 1000 की पेमेंट रिसीव हुई है इसमें से 500 जो है टाइम बार्ड के अगेंस्ट में अप्लाई करके वो सेटिस्फाई कर ले, बाकी के 500 जो है वो किसी भी डेट के अगेंस्ट में अप्लाई कर ले। ठीक है, तो मतलब लॉ ने बोला कि जब डेटर ने ना एक्सप्रेस इंटेंशन दी ना इम्प्लाइड इंटेंशन दी, तो सीधी सी बात है कि क्रेडिटर जो डेट चाहे लॉफुली उसके अगेंस्ट में अप्लाई कर सकता है, भले उसमें लिमिटेशन एक्ट भी के जरिए कोई डेट टाइम बार्ड ही क्यों ना हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक साहब का हैंड रेज हुआ है, वो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन पूछ लें, हैंड रेज से मौका नहीं मिलेगा। सर फोर तो बेटा अभी पढ़ाया ही नहीं। चलें जी सर, एप्रोप्रिएशन के पॉइंट रिपीट कर दें। सर एप्रोप्रिएशन का पहला पॉइंट था कि डेटर जो एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन दे, जो बताए कि भाई इस इनवॉइस के अगेंस्ट में आपने अप्लाई करना है, तो आपने उस इनवॉइस के अगेंस्ट में अप्लाई करना है। दूसरा था कि उसने बताया नहीं लेकिन इम्प्लाइड इंटेंशन ली। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 इनवॉइसें थी और उनमें से 1000 रुपए वाली जो इनवॉइस थी वो 31 दिसंबर 2020 को ड्यू हो रही थी, और आपको 31 दिसंबर 2020 को अगर डेटर की तरफ से सिर्फ 1000 रुपए आ रहे हैं, तो इम्प्लाइड है एक बात कि आप खुद समझ जाएं कि वो जो ड्यू इनवॉइस हो रही थी 1000 रुपए की, अमाउंट भी सेम है और डेट भी वही है जिस दिन वो ड्यू हो रही थी, तो ये इम्प्लाइड इंटेंशन है, तो वो उसी में सेटिस्फाई करना चाह रहा है। तीसरा पॉइंट था एप्रोप्रिएशन बाय क्रेडिटर के जब कोई भी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड इंटेंशन ना हो तो डेटर के पास ये ऑप्शन है, क्रेडिटर के पास ये ऑप्शन है कि वो किसी भी डेट के अगेंस्ट में अप्लाई कर सकता है जिसमें लिमिटेशन एक्ट के तहत टाइम बार डेट भी इंक्लूड है, कि अगर टाइम बार डेट भी था कोई तो वो उसके अगेंस्ट में भी उसको सेटिस्फाई कर सकता है, उसके बाद लॉ ने ऑप्शन दे दी। फिर अगर इन तीनों में से भी कुछ ना हो, ठीक है, तो क्या होगा? फिर है एप्रोप्रिएशन बाय लॉ, तो लॉ के तहत होगा। Where neither the debtor nor the creditor has made any appropriation, then according to the law, the payment is to be applied in discharge of debt in order of time, whether or not they are time barred. If the debts are of equal standing, the payment shall be applied in discharge of each proportionally. देखिए जी, अब अगर दोनों डेटर या क्रेडिटर दोनों ने डिसाइड नहीं किया, किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं हुई, तो लॉ कहता है कि फिर हम करेंगे। और लॉ किस तरह से करता है? लॉ कहता है कि जब भी कोई पेमेंट रिसीव हो तो उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे अप्लाई करो। जो सबसे पहले डेट क्रिएट हुआ था सबसे पहले उसके अगेंस्ट में अप्लाई करो, भले टाइम बार्ड हो टाइम बार्ड ना हो। ठीक है, लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड पे चलो कि जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले जाएगा, इस तरह अप्लाई करो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर 3 मार्च को ही 3 मार्च 2020 को ही 1000 रुपए की 3 इनवॉइसेस थी, 3 बार उसको आपने गुड्स डिलीवर्ड करी थी जिनके अगेंस्ट में डेट क्रिएट हुआ था। ठीक है, जिनके अगेंस्ट में डेट क्रिएट हुआ था। पहली बात तो लॉ ने क्या बता दी कि भाई सबसे पहले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई करो, जो डेट सबसे पहले क्रिएट हुआ था उसी पे सबसे पहले अप्लाई करो और उसको फारिग करो, भले वो टाइम बार्ड था नहीं था, इससे कोई गर्ज नहीं है। दूसरी बात लॉ ने कही कि अगर एक ही डेट एक सारे डेट जो है वो एक ही टाइम में क्रिएट हुए हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 3 मार्च को ही हजार के 3 डेट जो है वो क्रिएट हो गए, हजार के 3 डेट क्रिएट हो गए, तो उसको आप प्रोपोर्शनेट कर, और आपको 15 अप्रैल को एक पेमेंट रिसीव होती है 600 रुपए की, 600 की, तो आप इसको प्रोपोर्शनेट करेंगे। ठीक है, तीनों डेट पे बराबर बराबर प्रोपोर्शनेट करेंगे। बराबर बराबर मतलब उनके वेटेड एवरेज रेशियो के ऊपर प्रोपोर्शनेट करेंगे, जो भी उनका वेटेड एवरेज होगा, ठीक है, उसके ऊपर आप उनको प्रोपोर्शनेट करेंगे। अब मेरे में 200 रुपए में तीनों डेट पे अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि हजार की 3 इनवॉइसेज हैं, तीनों का वेटेज बराबर है, तो मैं 200 रुपए तीनों पे अप्लाई करके तीनों को 800 रुपए पे ले आऊंगा। लॉ इस तरह से बताता है। लॉ दो बातें करता है, पहली बात कहता है कि या तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर लो, ऑर्डर ऑफ टाइम अगर डिफरेंट है,
हर इनवॉइस अलग डेट पे क्रिएट हुई है, और अगर सारी एक ही डेट पे क्रिएट हुई है, ऑर्डर ऑफ टाइम सेम है, तो फिर आप एक प्रोपोर्शनेट करो उनके वेटेज वेट के हिसाब से, वेटेड एवरेज रेशियो पे। नेक्स्ट, व्हेन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ ड्यू, कि जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ड्यू हो रहे हो। प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो आप किसी को लोन वगैरह पे देते हैं, इंटरेस्ट तो आपको पता ही है उसके ऊपर जो चार्ज करते हैं। If a payment has been made without expressly stating whether it is towards interest or principal, payment is to be applied towards interest first and then balance to the principal. अब कहते हैं कि अगर किसी शख्स से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ड्यू हो रहे हैं और उसकी तरफ से एक पेमेंट रिसीव हो रही है जो कि कंप्लीटली दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो फिर पहले आप उसको इंटरेस्ट पे अप्लाई करें और उसके बाद आप उसे प्रिंसिपल पे अप्लाई करें। पहले आप इंटरेस्ट रिकवर करें और उसके बाद आप प्रिंसिपल पे अप्लाई करें। तो ये 5 रूल्स है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के, इनको लॉ के तहत आपने फॉलो करना है। आखिरी लाइन देखिए क्या लिखी है, इट मे बी एम्फसाइज दैट इफ द क्रेडिटर एक्सेप्ट्स अ पेमेंट ही मस्ट फॉलो द अबव रूल्स ऑफ अप्रोप्रिएशन, अदरवाइज ही मस्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट। बड़ी काम की लाइन लिखी है कि अगर क्रेडिटर कोई पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसने ऊपर वाले रूल्स को फॉलो करना है। अगर वो ऊपर वाले रूल फॉलो नहीं करना चाह रहा तो बेहतर है वो पेमेंट को रिजेक्ट कर दे, रिफ्यूज कर दे कि नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पूरे पैसे लेकर आओ। फाइव हेडिंग है, जब आप किसी को लोन दिया हुआ था आपने किसी को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को लोन दिया था 1000 का, ठीक है, उस पे इंटरेस्ट भी 10% था, तो आपका 100 रुपए इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया आपने उसके ऊपर। तो आज उस शख्स से आपको लेने 1000 प्लस 100 रुपए, टोटल 1100 रुपए लेने, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 1000, इंटरेस्ट है 100, तो आपने उस शख्स से 1100 रुपए लेने, ठीक है। अब उस शख्स की तरफ से जो पेमेंट आपको रिसीव हुई वो 200 की रिसीव हुई, तो लॉ कहता है कि अगर, और उसने बताया भी नहीं कि क्या करना है, कोई इंस्ट्रक्शन आपके पास नहीं है, तो लॉ कहता है कि 200 रुपए में से सबसे पहले तो आप अपना इंटरेस्ट काटो, उसके बाद उसको प्रिंसिपल पे अप्लाई करो। जैसे कि 1100 रुपए लेने थे, इसमें से 100 रुपए इंटरेस्ट था, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट खत्म करो 100 रुपए, और फिर जो बाकी के 100 रुपए इस पेमेंट में से बच रहे हैं वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट में करो, और आज जाके उससे, अब आप उससे 900 रुपए मजीद लोगे, ठीक है। तो लॉ कहता है कि जब भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों किसी के ऊपर ड्यू हो जाए और कोई पेमेंट रिसीव हो जिसमें इंस्ट्रक्शंस ना हो, तो फिर सबसे पहले इंटरेस्ट के अगेंस्ट में उसे रिसीव करो, अप्लाई करो, और उसके बाद फिर प्रिंसिपल के अगेंस्ट में उसका बैलेंस अप्लाई करो। और याद रखिएगा अगर पेमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपने इन रूल्स को फॉलो करना है, और अदरवाइज आप उसको रिफ्यूज कर दो। अच्छा जी, ये लास्ट टॉपिक है। किसी स्टूडेंट ने कल इससे लिंक मुझसे एक सवाल भी पूछा था, लेकिन मैंने आंसर इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये हमने पढ़ाया नहीं था, पढ़ा नहीं था। पॉइंट नंबर 2, नईम साहब आप बेटा, अभी सारी हेडिंग्स आपने पूछी थी, मैंने सारी समझाई थी, अब फिर मैं जब पॉइंट 5 से आगे बढ़ गया तुम फिर पॉइंट 2 पूछ रहे हो, तो उसी वक्त पॉइंट 2 पूछते, या तो तुम लेट ज्वाइनर हो। पॉइंट 2 था कि डेटर्स की इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। डेटर्स की इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शन, अगर 2 डेट थे, एक था 1000 रुपए का, ठीक है, और एक था 1200 रुपए का। 1200 रुपए वाला डेट 31 दिसंबर को ड्यू हो रहा था, और 1000 रुपए वाला डेट 30 नवंबर को ड्यू हो रहा था, सॉरी, हाँ, दोनों दोनों डेट चले 31 दिसंबर को ही ड्यू हो रहे थे, ठीक है। एक था 1000 रुपए वाला और एक था 1200 रुपए वाला, और आपको 31 दिसंबर को 1200 रुपए की पेमेंट रिसीव होती है, तो इसका कहने का क्या मतलब है, उसका, उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए कि वो 1200 रुपए वाला डेट ही डिस्चार्ज करना चाह रहा है, क्योंकि ठीक ड्यू डेट पे वो बिल्कुल उसी का सेम अमाउंट आपको पे कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कोशिश करा करें ये क्लास आप लोग टाइमली ज्वाइन किया करें, क्योंकि क्लास के जो स्टार्ट का टाइम होता है ना वो बड़ा जरूरी होता है किसी भी क्लास के लिए। मैं सिर्फ अपनी क्लास के लिए नहीं बोल रहा, कि किसी भी क्लास के लिए बोल रहा हूँ कि स्टार्ट के ही टाइम में क्लास बनती है, उसके बाद आप बीच में आते हैं वो आपके लिए भी परेशानी का बाइस बनता है और टीचर के लिए भी परेशानी का बाइस बनता है।
क्योंकि ये ऑनलाइन है, इसमें मुझे पता तो चलता नहीं है कौन बीच में आ गया, तो इसमें मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फिजिकल में तो मैं बाहर ही रखता हूँ उसको, जो बीच में क्लास के आता है, जो लेट आते हैं उनको भी मैं बाहर ही रखता हूँ। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड और एज फॉलोज, के कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। पहला है, इफ अ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू नोवेशन, रेसिशन और अल्टरेशन, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म। अच्छा, इस टर्म में से आपने दो चीजें पढ़ी हुई है, रेसिशन और नोवेशन। रेसिशन तो आपको पता है कैंसिलेशन को कहते हैं, और नोवेशन जो कि पुराना नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट कर दे। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में देखिए, कैंसिलेशन में तो लाजमी सी बात है फिर आपने मजीद कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही नहीं। अल्ट्रेशन की टर्म डेफर है, हम आगे पढ़ लेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, तो रेसिशन की सूरत में कैंसिलेशन है तो आपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म करना ही नहीं है। नोवेशन क्या होता है? नोवेशन आपको पता है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट कर देता है। तो ऐसी सूरत हाल में भी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट फिर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आपने सिर्फ नया वाला कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, if parties to a contract agree to dispense with or remit performance of the promisee, either wholly or in part, the original contract stand discharged. देखिए, अगर रिमिशन हो जाए किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट को भी डेफर रखिएगा, हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, वापस आके रिमिशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, इफ when a person at whose option a contract is visible rescinded, the other party there to need not to be perform his promise। देखें जी, अगर फर्स्ट पॉइंट की एग्जांपल ऑलरेडी आपको दी हुई थी, आपको याद होगा हमने नोवेशन पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो वहां पे वो एग्जांपल गिवन है, आप नोवेशन देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से नए कॉन्ट्रैक्ट ने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट किया था। तो वहां पे आप इसको देखिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया था तो पुराने वाले को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। सेकंड, तीसरा पॉइंट आपको मैं बता रहा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो एक पार्टी के ऑप्शन पे और वो पार्टी उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ले, यूज कर ले, तो भी फिर आपने अगली पार्टी ने भी अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से गन पॉइंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करा था मोबाइल परचेज करने का। ठीक है, अगले ने जाके बोल दिया कि भाई ये कोवर्जन था और ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल था, तो मैं इसको कैंसिल कराता हूँ कोवर्जन की बेस पे। तो अब आपको भी उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, अपने हिस्से की परफॉर्मेंस करने की जरूरत आपको भी नहीं है। ऑल्ट्रेशन डेफर है अभी। व्हाट इज ऑल्ट्रेशन, क्वेश्चन आया था, ऑल्ट्रेशन डेफर किया हुआ मैंने। कॉम्पनसेशन कॉम्प्रोमाइज वाला है इनोवेशन में। सर ये तो दोनों वर्ड मैंने यूज ही नहीं करे, ये आप कहां से लाए? ठीक है, तो ये तो आपका सवाल ही मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये कॉम्पनसेशन कॉम्प्रोमाइज ये दोनों वर्ड इस हेडिंग में मैंने भी यूज ही नहीं करे। ठीक है। चौथा है, if any promisee neglects or refuses to afford the promisor reasonable facilities for the performance of his promise, the promisor is excused for the non-performance of the contract। अगर कोई promisee negligence की वजह से या जानबूझ के भी किसी परफॉर्मेंस को रिसीव करने से मना कर दे, ठीक है, एक्सेप्ट करने से मना कर दे, तो भी प्रोमिसर जो है वो उसको जरूरत नहीं होती फिर के वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। जैसे कि एग्जांपल लिखिए, फॉर इंस्टेंस ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू रिपेयर बी हाउस, बी नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू पॉइंट आउट टू ए द प्लेसेस इन व्हिच हिज हाउस रिक्वायर्ड रिपेयर्स, ए इज एक्सक्यूज्ड फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज कॉज्ड बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल। कह रहे हैं कि अगर प्रोमिसी की खुद नेग्लिजेंस की वजह से या वो खुद से रिफ्यूज कर दे परफॉर्मेंस की, रीजनेबल परफॉर्मेंस की, ठीक है, जैसे कि इफ एनी प्रोमिसिंग नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूज, कि अगर
प्रोमिसी की नेग्लिजेंस की वजह से, या रिफ्यूज वो अफोर्ड ही ना कर पाए एक रीजनेबल ग्राउंड देना, रीजनेबल फैसिलिटीज देना कि प्रोमिसर जो है उस पर अपनी परफॉर्मेंस करे, तो सीधी सी बात है फिर उसके बाद भी जो है वो प्रोमिसर एक्सक्यूज हो जाता है नॉन परफॉर्मेंस से। जैसे कि आपने एक पॉलिश वाले को घर में बुलाया, ठीक है, फर्नीचर पॉलिश के लिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पूरी प्राइस वाइस सब डिसाइड है, आपने बनाया, बुलाया, लेकिन आप उसको अपनी कोई एक आध टेबल बताना भूल गए कि यार ये वाली भी पॉलिश करनी थी, और वो काम खत्म करके चला गया, तो आज आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि आपने नॉन परफॉर्मेंस किए। क्यों? क्योंकि आप उसको रीजनेबल फैसिलिटीज खुद से नहीं दे पाए। भले आपकी नेग्लिजेंस हो, भले कुछ भी हो, किसी भी सूरत में अगर आप रीजनेबल परफॉर्मेंस फैसिलिटीज नहीं दे पाए प्रोमिसर को, तो फिर वो अपनी परफॉर्मेंस से एक्सक्यूज हो जाता है, बरोजिम्मा हो जाता है, वो नहीं करेगा मजीद परफॉर्म। जैसे कि इसमें एग्जांपल दी कि ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू रिपेयर बी हाउस, कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो बी का हाउस रिपेयर करेंगे, ठीक है, वो बी का हाउस रिपेयर करेंगे, और बी जो है वो नेग्लेक्ट कर गए या बताना भूल गए कि कहाँ कहाँ जगह उनको रिपेयरिंग चाहिए थी, तो ए जो है वो नॉन परफॉर्मेंस से एक्सक्यूज हो गए, बरोजिम्मा हो गए कि अब वो परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे आके ये चैप्टर हमारा एंड हो रहा है। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, वरना फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँ। जैसे कि अगर इसकी मैं आपको कंपनी में चौथे पॉइंट की एग्जांपल दूं, तो कंपनीज में नॉर्मली जब हम रिजाइन देते हैं तो हम वहां पे नोटिस पीरियड भी देते हैं 1 मंथ का, ठीक है। तो जब भी एम्प्लॉयर आपसे कोई भी चीज डिमांड करेगा तो उसके बाद वो 1 मंथ होता है कि वो जो चाहे आपसे डिमांड कर ले। कोई बैलेंस उसकी समझ में ना आ रहा हो, कोई वेंडर का मसला हो, जो भी चीज हो वो उस दौरान डिमांड कर सकता है। लेकिन अगर वो नहीं करता अपनी नेग्लिजेंस की वजह से और आपका 1 मंथ पास हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब भी हम कंपनी में रिजाइन देते हैं तो हमारे पास हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर का 1 मंथ होता है कि उस 1 महीने के अंदर आप हैंड ओवर टेकिंग ओवर कर लें, ठीक है। होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंशियल कंट्रोलर हूं और आज मैं रिजाइन दे देता हूं, तो 1 महीने के अंदर मेरा नोटिस पीरियड होगा, उसके अंदर अंदर कंपनी को दूसरा फाइनेंशियल कंट्रोलर अपॉइंट करना होगा जिसको मैं हैंड ओवर या टेक ओवर करूंगा, हैंडिंग ओवर का प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर कंपनी, अब ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो मुझे परफॉर्म करना है, अगर कंपनी 1 महीने के अंदर नाकाम हो जाती है कोई भी शख्स नॉमिनेट करने के लिए जो मुझसे हैंड ओवर ले सके, तो यहाँ पे मैं फिर अपनी परफॉर्मेंस से बरौजिम्मा हो जाता हूँ कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से फारिग हो जाता हूँ कि अब मैं इसको मजीद परफॉर्म नहीं करूंगा, क्योंकि प्रोमिसी जो थी, जो कंपनी थी, वो मुझे रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं दे पाई कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता, क्योंकि वो कोई नॉमिनेट ही नहीं कर पाई फाइनेंशियल कंट्रोलर जिसको मैं हैंड ओवर देता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फारिग हो जाता हूँ। ये मैंने आपको एक बिजनेस से लिंक एग्जाम्पल भी दे दी। नोवेशन, नोवेशन वाला पॉइंट जो है वो ये है कि भाई अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में नोवेशन होती है, नोवेशन क्या होती है कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट कर देता है, या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर भूल गए तो वो अलग बात है, रिकॉर्डेड लेक्चर में देखिएगा, ठीक है। नोवेशन क्या होती है कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट कर देता है, तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। बाकी उसमें रेसिशन का था, रेसिशन कैंसिलेशन को कहते हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल कर दें तो भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। बाकी ऑल्टरेशन मैंने डेफर कराया हुआ है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 मैंने डेफर कराया हुआ है, अभी पढ़ाया नहीं है क्योंकि मैं रिमिशन जो है आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वहां पे आ रहा है, ठीक है जनाब। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, वरना हम इंशाल्लाह ताला अपना 10 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपकी पेपर का भी जो मैंने पूछा था वो ये था, जो मुझे इंस्टीट्यूट से पता चला वो ये था कि अगर दिसंबर तक आपका कोर्स एंड हो जाता है तो आप दिसंबर में भी पेपर दे सकते हैं, आपकी अटेम्प्ट बन जाएगी। और अगर नहीं एंड होगा तो फिर आप मार्च में भी पेपर दे सकते हैं। तो ये सूरत हाल है जो मुझे इंस्टीट्यूट से पता चली है।
कि अगर आपका कोर्स एंड हो जाता है तो आप दिसंबर में पेपर दे सकते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, वरना मैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलता हूँ। देखिए जी, पिछले चैप्टर, सर आपको क्या लगता है कोर्स दिसंबर में एंड हो जाएगा? हाँ, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस रख के एंड कराया भी जा सकता है। एक्स्ट्रा क्लासेस रख के एंड कराया भी जा सकता है, क्योंकि आपकी 1.5 आवर की क्लास होती है, 2 घंटे की नहीं होती, तो एक्स्ट्रा क्लास रख के उसको एंड कराया जा सकता है। ठीक है, वो बहरहाल हम देख लेंगे। अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा तकरीबन एंड हो जाएगा, फिर उसके बाद तो सारे छोटे एक्ट हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखिए जी, इससे पहले हमने 9 चैप्टर में जितनी भी बात करी वो तमाम की तमाम हमने करी थी परफॉर्मेंस सेलिंग। क्या सवाल पूछ लिया किसी ने? सर हमारे पेपर कौन से मंथ में, ये मुझे नहीं पता। पेपर दिसंबर में कंडक्ट होते हैं, मार्च में कंडक्ट होते हैं, आपके कौन से मंथ में ही नहीं पता। आपकी अटैम्प जिस मंथ में बन जाएगी उसके बाद पेपर दे दिएगा आप, जो भी अटैम्प आ रही हो। ठीक है, अच्छा जी, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे हम बात कर लेते हैं। देखें, इससे पहले हमने 9 चैप्टर पढ़ा था, वहां पे हमने तमाम की तमाम परफॉर्मेंस से बात करी थी कि कॉन्ट्रैक्ट को कब परफॉर्म करना है, किस तरह परफॉर्म करना है, क्या टाइम होना चाहिए या प्लेस होना चाहिए, कौन परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ये तमाम बातें हमने डिस्कस कर ली थी। अब दूसरी चीज होती है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, के कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना या टर्मिनेट करना। इसके मायने डिस्चार्ज करने के ये होते हैं कि जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है कॉन्ट्रैक्ट में वो खत्म हो जाए। ठीक है, वो जब खत्म हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट या तो डिस्चार्ज हो गया या वो टर्मिनेट हो गया, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, कि जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्योंकि देखें जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है कुछ ना कुछ राइट्स अराइज होते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन अराइज होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने नॉर्मल एक कार की भी हम बात करें, आप किसी से कार भी खरीदने जाते हैं तो आप उसे पैसे देते हैं, ये आपकी ऑब्लिगेशन होती है। और राइट क्या होता है कि कार को रिसीव करते हैं। और अपोजिटली सामने वाले के पास भी दो राइट, एक राइट और एन ऑब्लिगेशन होता है कि वो, उसका राइट क्या है, वो आपसे पैसे लेगा, ऑब्लिगेशन क्या है कि वो आपको कार टाइमली डिलीवर करेगा, जो भी चीजें। ठीक है, तो इस तरह से हम सारी बात करते हैं कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो उसके अगेंस्ट में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज होती हैं, और उन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को पूरा करने पे या खत्म करने पे हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किन किन तरह से डिस्चार्ज वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो पहला तो है बाय परफॉर्मेंस, आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दे, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कार का आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। दूसरा बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट और एग्रीमेंट, दोनों पार्टियों ने आपस में ही डिसाइड कर लिया कि यार मजीद कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना, या ये कुछ भी कोई भी सीन हो गया, कोई भी म्यूचुअल कॉन्सेंट है, दोनों ने मिलकर फैसला करा है, तो हम कहते हैं कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने डिस्चार्ज कर। क्योंकि डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि जो भी लायबिलिटी और राइट्स उसमें अराइज हुए थे वो खत्म हो जाए। वो कैसे भी खत्म हो सकते हैं, पहला परफॉर्म कर दिए गए, पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपने परफॉर्म कर दिया, वो खत्म हो गया। दूसरा, म्यूचुअली आपने एग्री कर लिया किसी भी बात के ऊपर कि ठीक है मजीद परफॉर्म नहीं करेंगे, या जो भी है, खत्म हो गया। तीसरा, सब्सिक्वेंट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई, या आप पढ़ भी चुके हैं तो आपको नो हाउ इसकी ऑलरेडी है कि कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट मजीद परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो भी वो डिस्चार्ज हो गया। बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा गुजर गया, उसका जो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड था वो गुजर गया और उसके अंदर अंदर वो परफॉर्म नहीं हुआ, तो भी वो डिस्चार्ज हो गया। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, के कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से लॉ ने उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर खत्म कर दिया, तो ये चीज भी है। फिर इसके बाद है बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, के सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। किसी भी पार्टी ने दोनों में से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी दिया तो भी हम कहते हैं वो डिस्चार्ज हो गया। तोड़ने को भी कहते हैं डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि आप देखें ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, कॉन्ट्रैक्ट टूटने में ब्रेक का वर्ड यूज नहीं करते, ब्रिज का वर्ड यूज करते हैं, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट भी गया तो भी हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है जनाब वो डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म नहीं होगा ना,
अब तो इसमें जो भी कॉम्पनसेशन, लायबिलिटीज, लॉस वगैरह हुए वो सारी तो चीजें होंगी, लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो तो परफॉर्म नहीं होगा। तो जब वो परफॉर्म नहीं होगा तो हम कहते हैं कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिस्चार्ज हो गया। एक एक करके बारी बारी अब हम सबको पढ़ते हैं। पहला, एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है जनाब, when each party to a contract fulfill his obligation arising under the contract within the time and in the manner prescribed, it amounts to actual performance of the contract and the contract comes to an end or stands discharged. But if one party only performs his promise, he alone is discharged, such a party gets a right of action against the party who is guilty of breach. एक्चुअल परफॉर्मेंस कहते हैं कि दोनों पार्टी ने अपने टाइम पीरियड के अंदर अपने हिस्से की परफॉर्मेंस को पूरा कर दिया, तो हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया। या अगर किसी एक पार्टी ने परफॉर्म करा है तो वो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में सूट वगैरह फाइल करेगी कि आपने ब्रिज करा। ठीक है, आपने ब्रिज करा। एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत आसान सा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कार परचेज करनी थी। ठीक है, तो आपने जब कार परचेज करनी थी तो आपने क्या करा, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको कार दी, दोनों पार्टी ने अपने हिस्से की परफॉर्मेंस पूरी कर दी, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। अगर आपने उसको पैसे दे दिए, वो आपको कार डिलीवर नहीं कर रहा, अब आपके पास ये राइट है कि आप उस पर सूट फाइल करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस बेसिकली ये होती है। अगर अब जैसे आपने पैसे दे दिए, वो आपको कार डिलीवर नहीं कर रहा, तो अब क्या है, अब अकेले आप डिस्चार्ज हुए कॉन्ट्रैक्ट से, वो डिस्चार्ज नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट में आप ब्रिज का सूट फाइल करेंगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट से मुकर रहे हो। दूसरा होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर। ऑल्टरनेट टर्म में अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर। When the promisor offers to perform the obligation under the contract but is unable to do so because the promisee does not accept the performance, it is called attempted performance or tender. The standard is not actual performance but is only an offer to perform the obligation under the contract. A valid tender of performance is equivalent to performance and the contract comes to an end. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है कि प्रोमिसर ने परफॉर्म करने की कोशिश करी, आपने उसको रोक दिया, तो हम ये कहते हैं कि ये इक्वल टू परफॉर्मेंस है कि अगले ने परफॉर्मेंस करने की कोशिश करी लेकिन आपने खुद उसको मना कर दिया, तो ये चीज कहलाती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर। फॉर एग्जाम्पल, आपने फूड पांडा से खाना ऑर्डर किया और जब खाना आया तो आप उसको रिसीव नहीं कर रहे, तो आपने उसको रिसीव नहीं करा, तो हम कहते हैं कि सामने वाले ने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दे दी, अपने हिस्से की परफॉर्मेंस कर दी और आपने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करा, तो उसकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो गई है, वो एंड हो गया। अब लाजमी बात है, आपने खाना रिसीव नहीं करा तो आप पे डैमेजेस वगैरह तो क्लेम करेगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो गई, वो दोबारा परफॉर्म करने के लिए लायबल नहीं है कि दोबारा आपके लिए वो डिलीवरी लेकर आए। ठीक है जी, ये चीज कहलाती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की, जब सामने वाली पार्टी परफॉर्मेंस करने की ट्राई करे लेकिन आप खुद से मना करेंगे नहीं अभी परफॉर्म मत करें आप, या आप उसकी परफॉर्मेंस को रिसीव नहीं कर रहे। जैसे कि मैंने बताया ना, वो खाना लेकर आया, आप डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अगर वो विद इन टाइम हर चीज करके डिलीवरी लेकर आ रहा है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो अब बात ये होती है कि आपने उसकी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करवा दी, क्योंकि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है, ऑफर टू परफॉर्म, कि उसने ऑफर करी परफॉर्म करने की, आपने एक्सेप्ट नहीं करी, तो उसकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, हम उसको ऐसी इक्विवेलेंसी में लेते हैं और उसकी तरफ से फिर डिस्चार्ज हो गया। सर वो सूट फाइल कर सकता है, वो बिल्कुल फाइल कर सकता है, आपसे क्लेम करेगा खाने के पैसे, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपके लिए वापस डिलीवरी लेकर आए, क्योंकि उसकी तरफ से खाना हो गया है, आपने एक्सेप्ट नहीं करा। एसेंशियल्स हैं कुछ वैलिड टेंडर के। A valid tender or offer of performance must fulfill the following essentials. देखिए, अब बात यह है कि टेंडर के कुछ एसेंशियल्स हैं, 8। ठीक है, अब वो 8 के 8 एसेंशियल्स पूरे होना भी बहुत जरूरी है, तो हम कहते हैं कि भाई ये टेंडर हुआ है, मतलब ये वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हुई है। अब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के कुछ एसेंशियल्स हैं जो आपने पूरे करने। पहला, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल टेंडर इज नो टेंडर।
For example, if A, who the debtor of a company B, offers to pay if shares are allotted to him at par, it is no tender. देखिए बड़ी कॉमन सी बात है, आपने अकाउंट्स में पढ़ी होगी। शेयर की एक मार्केट वैल्यू होती है, एक पार वैल्यू होती है। पार वैल्यू वो होती है जिसपे वो शेयर्स इशू हुए हुए होते हैं बिगिनिंग में, ठीक है। मार्केट वैल्यू वो होती है जो शेयर्स की आज की वैल्यू चल रही होती है, जिसपे वो आज ट्रेड हो रहा होता है। अब अगर कोई शख्स आपकी कंपनी है और आपसे ये मुआहिदा करे, आपका क्रेडिटर है, उसने आपको, आपका डेटर है सॉरी, उसने आपसे उधार लिए हुए, और वो आपको कहे कि यार मैं तो तुम्हें पे कर दूंगा तुम्हारा उधार, अगर तुम मुझे अपने शेयर्स जो है वो पार वैल्यू पे दे दो। फॉर एग्जाम्पल पार वैल्यू है 100 रुपए, आज मार्केट वैल्यू है 150 रुपए। वो आपसे कह रहा है मैं तुम्हारा उधार उस शर्त पे वापस करूंगा अगर तुम मुझे 100 रुपए के हिसाब से अपने शेयर दो। ये टेंडर नहीं है। इसको आप ये नहीं देखें, टेंडर क्या है कि एक शख्स आपके पास आया उधार देने और आप नहीं ले रहे, ये अनकंडीशनल है, ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। लेकिन यहाँ क्या है, वो कंडीशन क्या लगा रहा है कि अगर तुम अपनी पार वैल्यू पे शेयर दोगे 100 रुपए के हिसाब से तो मैं तुम्हारे पैसे देने के लिए तैयार हूं। तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में नहीं आएगा, ये हमेशा अनकंडीशनल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि फूड पांडा वाला आपसे कह रहा है कि अगर आप गेट पे खड़े हुए तो मैं सही है डिलीवरी आपको करूंगा, वरना फिर मैं चला जाऊंगा, नॉक नहीं करूंगा। ये क्या है, ये कंडीशन लगा दी। नहीं, कंडीशन नहीं लगा सकता, जरूरी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस अनकंडीशनल होनी चाहिए। सेकंड, it must be made at proper time and place. A tender before or after the due date or at a place other than agreed upon is not a valid. जो भी प्रॉपर प्लेस आपके बीच डिसाइड हो उसी पे टेंडर को, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को परफॉर्म होना है। कोई भी चीज अगर टाइम से पहले या टाइम के बाद कर रहे हैं आप, या प्रॉपर प्लेस पे नहीं कर रहे, तो फिर हम नहीं कहते कि उसको परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना घर किराए पे दिया हुआ है, ठीक है जनाब, आपके किराएदार आपको एक शादी में मिले और वहां पे किराया पकड़ाने लगे, आपने मना कर दिया कि मैं तो यहाँ पे रिसीव नहीं कर रहा। वो कहें जनाब मेरी तरफ से तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गई, मैंने तो कोशिश कर ली, आपने खुद एक्सेप्ट नहीं करी थी, तो अब मैं आपको पे नहीं करूंगा। नहीं, ये चीज अलाउ नहीं, क्योंकि प्रॉपर टाइम एंड प्लेस में आपने देनी है। वो जगह किसी शादी में मिलना प्रॉपर टाइम एंड प्लेस नहीं था, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि एक प्रॉपर टाइम एंड प्लेस हो। फॉर एग्जाम्पल फूड पांडा वाला डिलीवरी लेट लेकर आया था, ठीक है, आप खाना खा चुके थे, वो डिलीवरी तब लाया है, तो ऐसी सूरत क्या है, प्रॉपर टाइम में उसने परफॉर्म नहीं करा। तो जब प्रॉपर टाइम में उसने परफॉर्म नहीं करा तो ये भी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में नहीं आएगा। तो ये हमेशा प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे परफॉर्म होना है। थर्ड हेडिंग, it must be of the whole obligation contracted for and not only the part, thus deciding of his own to pay in installments and offering the first installment was held an invalid tender and was not the whole amount due. पहली बात, जो भी परफॉर्मेंस होगी वो हमेशा पूरी ऑब्लिगेशन की होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगले से रेंट लेना है 10,000 अपने किराएदार से, वो आपको आके 5,000 अपने तौर पे दे रहे हैं और कह रहे हैं बाकी के 5 बाद में दूंगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट में दूंगा। और फिर आप अगर वो 5,000 लेने से उन्हें मना करें और आप कहेंगे ठीक है भाई उसने 5,000 लेने से तो मना करा था, मेरी तरफ से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गई, अब तो मैं सिर्फ 5,000 और दूंगा, अलाउ नहीं है, पूरी ऑब्लिगेशन का होगा। अगर आपने फूड पांडा पे ऑर्डर किया था तो जो पूरा खाना आपने ऑर्डर किया था वो तमाम का तमाम उसको लेकर आना है। अगर उसमें से वो एक दो चीजें छोड़ के आ रहा है और आप परफॉर्मेंस को मना कर रहे हैं तो हम इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं कहते, ठीक है जी, हम इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं कहते। फोर्थ, if tender relates to delivery of goods, it must give a reasonable opportunity to the promisee for inspection of goods so that he may be sure that the goods tendered are of contract description. अगर ये किसी गुड्स की डिलीवरी से लिंक है तो ये भी जरूरी है कि जो भी शख्स जिसको आप डिलीवर कर रहे हैं, जो भी प्रोमिसी है, उसको आप पूरा टाइम देंगे कि वो उसको अच्छी तरह से इंस्पेक्शन कर ले, वो चेक कर ले। जैसे कि दराज वाले आपके पास डिलीवरी लेकर आते हैं तो आपके पास ये टाइम है, पूरा टाइम आपको दें कि आप उसको अच्छी तरह से इंस्पेक्शन कर लें, ठीक है, और आप मुतमईन हो जाएं। अगर फिर हम कहें और फिर उसके बाद आप डिलीवरी नहीं लेते, डिलीवरी बिल्कुल सही थी फिर भी आप नहीं ले रहे, तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, लेकिन इंस्पेक्शन में कोई फॉल्ट निकल आया तो फिर तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब दराज वाले क्या करते हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देते, यही वजह है वो 7 डेज की पे बैक वारंटी देते हैं। पांचवा,
इट मस्ट बी मेड बाय अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन, हमेशा कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टेंडर को परफॉर्म करेगा, कोई माइनर या इडियट जो है वो टेंडर परफॉर्म नहीं कर सकता, टेंडर ऑफर नहीं कर सकता, हमेशा कोई कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। छठा, इट मस्ट बी मेड टू द प्रॉपर पर्सन, द प्रॉमिस और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट टेंडर मेड टू अ स्ट्रेंजर इज इनवैलिड। जो भी आप टेंडर ऑफर करेंगे वो ऑथराइज्ड पर्सन को करेंगे, ठीक है, या उसके एजेंट को करेंगे। एक अब फॉर एग्जांपल एक डिलीवरी लेकर आया आपके पास, रिसीव नहीं कर रहे, तो वो ये नहीं कह सकते कि हमने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, हमने परफॉर्मेंस अटेम्प्ट कर दी। नहीं, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेंजर को दे रहे हैं, ऑथराइज्ड पर्सन आप थे या आपके घर वाले थे। ये क्वेश्चन है 3 और 4 बता दें, ठीक है, 3 4 बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। पहले लास्ट वाला बता देता हूँ, एक साहब ने वो भी पूछा है। लास्ट वाला ये है कि हमेशा एक प्रॉपर पर्सन को टेंडर होगा, मतलब जिसने, फॉर एग्जांपल अगर दराज से कोई चीज तुम्हारे घर डिलीवर होती है तो ऑथराइज्ड कौन है, या तो तुम हो रिसीविंग के लिए या तुम्हारे घर वाले। अगर वो दराज वाला डिलीवरी बराबर वालों की ला के दे और बराबर वाले मना करें, तो वो ये नहीं कह सकता कि हमने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, अगले ने रिफ्यूज किया है। नहीं, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर को कर रहा है। ऑथराइज्ड पर्सन मतलब जो उसने खुद कॉन्ट्रैक्ट किया या उसके कोई एजेंट, उसको आप ऑफर करेंगे। अच्छा, फिर एक ने पूछा था पॉइंट 3 और 4। 3 ये था कि होल ऑब्लिगेशन हो, जैसे कि मैंने रेंट की एग्जांपल दी थी कि अगर रेंट पे करना है किराएदार को तो पूरा का पूरा रेंट पे करे। अगर वो आधा रेंट लेकर आ रहा है और आप मना कर रहे हैं लेने से, तो ये हम नहीं कहेंगे कि उसने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर दी। क्यों? क्योंकि होल ऑब्लिगेशन की नहीं थी, ऑब्लिगेशन 10,000 की थी, पूरे 10,000 लेकर आने चाहिए थे। अगर वो 5,000 या 8,000 लेकर आ रहा है और आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसका टेंडर वैलिड नहीं है। हमेशा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के लिए जरूरी होता है कि पूरी ऑब्लिगेशन की आप करेंगे, ठीक है। दूसरा, टेंडर डिलीवरी ऑफ गुड्स सेलिंग था, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स जब भी होगी तो हमेशा प्रोमिसी को इंस्पेक्शन का टाइम देंगे। अगर आप उसको इंस्पेक्शन का टाइम नहीं दे रहे तो वो डिलीवरी को रिजेक्ट कर सकता है, इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं कहा जाता, ठीक है। अगर आप किसी को इंस्पेक्शन का टाइम ना दें और डिलीवरी ऑफ गुड्स कर रहे हैं गुड्स की और इंस्पेक्शन का टाइम नहीं दे रहे, तो वो डिलीवरी रिजेक्ट करेगा और हम इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे। हाँ, अगर आप उसको टाइम वाइम सब दे रहे हो और उसके बाद भी वो मना कर रहा है, विदाउट के गुड्स में कोई डिफेक्ट भी नहीं है, उसके बाद भी वो मना कर रहा है, तो फिर ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होगी। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो डिस्क्रिप्शन थी, उसके तहत ही आपने ले जाकर उसको गुड्स दी हैं और इंस्पेक्शन के बाद भी वो सेम निकली हैं, तो फिर उसने मना नहीं कर सकता वो, ठीक है। इंस्पेक्शन का टाइम आपने उसको देना। 7वें पे आते हैं। If there are several joint promises, an offer to any one of them is a valid tender, ठीक है। अच्छा, 7वें पॉइंट को और 8वें पॉइंट को हम होल्ड करते हैं, यहीं तक हम अपनी क्लास को रखते हैं। थोड़ा सा मैं पहले आपको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि इन पॉइंट्स को समझाने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तो क्लास हमारी एंड हो जाएगी तब तक। सर 7 पढ़ा दिया? नहीं, 7 नहीं पढ़ाया, 7 मैंने होल्ड कर लिया है अभी। एक दफा देख लूं कोई क्वेश्चन आ रहा है तो फिर ठीक है। एक मिनट, एक सवाल है, ब्रिज ऑफ ड्यूटी का मतलब सर ड्यूटी का टूट जाना? नहीं, ब्रिज ऑफ ड्यूटी का मतलब, हाँ, टूट जाना, अपनी ड्यूटी से आप पीछे हट गए ना, आप पूरी परफॉर्म नहीं कर रहे, ये होता है ब्रिज ऑफ ड्यूटी का मतलब, कि अपनी ड्यूटी से पीछे हट जाना, उसको परफॉर्म नहीं करना, टूटना नहीं, परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। सर मर्केंटाइल लॉ की कोई एमसीक्यू स्क्रिप्ट है? नहीं, कोई एमसीक्यू स्क्रिप्ट नहीं है मर्केंटाइल लॉ, ठीक है। सर 15 चैप्टर के बाद इजी है,
नहीं भाई, ये इजी था, वो तो मुश्किल है। सर अगर पार वैल्यू पर शेयर ना दे, फुल वैल्यू पे दे दो, फिर ये क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, तो वैलिड टेंडर नहीं होगा ना। हम तो वैलिड टेंडर पढ़ लेते हैं ना, ये तो अलग बात है, वो फुल वैल्यू पे देगा तो वो नहीं है ना, वो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। वो कहते हैं कि भाई मैं तो नहीं कंडीशन आपकी मान रहा। और टेंडर देखो, टेंडर हमेशा अनकंडीशनल होना है। आपने कंडीशन दी, वो माने ना माने, आपकी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं होगी। ठीक है, आपकी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं होगी, वो माने भले ना माने। अगर वो मान भी जाए तो भी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं होगी, ना माने तो भी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं होगी। तुम तो टेंडर के उससे देखो ना। एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए तो कोई भी बुक मार्केट में नहीं आती, इसकी इंटरनेट वगैरह से आप देख लीजिएगा। मार्केट में तो इसकी कोई भी बुक नहीं है जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज हो। ठीक है, तो वो तो आपको इंटरनेट वगैरह से देखने पड़ेंगे। बाकी जो मैं दूंगा वो मैं दे दूंगा, मैं तो टेस्ट लूंगा डायरेक्ट। देखिए, कोई सवाल पूछने का मकसद ये है कि आप पेपर से लिंक सवाल नहीं पूछें, आप जो पढ़ा है उससे लिंक सवाल पूछें। ठीक है, रेलेवेंट टॉपिक पे सवाल पूछा करें, इररेलेवेंट पे नहीं पूछेंगे। एमसीक्यू कब देंगे, पेपर की तैयारी कब कराएंगे, ये सारी बात की बातें। ठीक है, आप सवाल वो पूछें जो इस वक्त गिवन है। मैं जब आपको टाइम रोकता हूं तो उसका मतलब ये होता है कि जो पढ़ा है उसमें से कुछ पूछ लें, ताकि कल आप बैठे हुए ना हो कंफ्यूजन लेके। अब ये जो उजैर नदीम साहब हैं, सिर्फ चैप्टर 6 का पीडीएफ दे दें। देखिए जनाब, मैंने एक ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप का, उसमें सारे पीडीएफ गिवन है। ठीक है, अगर आप उस ग्रुप का पार्ट नहीं थे तो उस ग्रुप के किसी बंदे से कांटेक्ट करें, क्योंकि क्यों आप पार्ट नहीं थे, ये आपकी गलती है। जैसे कि कल एक साहिबा थी, वो मुझे कल मैसेज कर रही है 1 महीने बाद कि मैं ग्रुप में शामिल होना चाह रही हूँ, मैं ग्रुप में थी। ठीक है, तो 1 महीने बाद उनको होश आया कि व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी बना हुआ है। ठीक है, हालांकि ये शुरू की दूसरी क्लास की बात थी। तो इसी तरह आप भी होंगे, यकीनन आप भी लेट आए होंगे, तो आप लाजमी बात है किसी ग्रुप के स्टूडेंट से ले लें। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज शेयर करा रहा हूँ, मैं बाउंड नहीं हूँ, जो भी बच्चा मैंने ऐड करा उसको सारी चीजें शेयर करा दी। तो अगर आप उस ग्रुप पे हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपकी गलती है। भाई, ब्रिज कहते हैं तोड़ने को, और रेसिशन कहते हैं कैंसलेशन को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ किसी ने गन पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट कराया था, कोवर्जन करके। तो कोवर्जन करके अगर किसी ने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया था, तो बेसिकली वो चीज रेसिशन में आएगी, कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल करना चाह रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो वाइडेबल था। ब्रिज ये कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था, उसको भी आपने पीछे हट गया कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, तो ये चीज कहलाएगी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो ये फर्क होता है कैंसलेशन में और तोड़ने में। अच्छा जी, यहीं तक हम रखते हैं। वाइडेबल में डैमेजेस क्लेम होते हैं, वाइड एवन इश्यू में नहीं। किसने आपको कहा वाइड एवन इश्यू में नहीं होते? वाइडेबल भी वो वाला जो फ्रॉड के उसमें हुआ है, उसमें डैमेजेस क्लेम होते हैं। ठीक है, और वाइड एवन इश्यू में कोई रेस्टिट्यूशन भी नहीं होती। हाँ, वाइड एवन इश्यू में कोई रेस्टिट्यूशन नहीं होती, और वाइडेबल में जो फ्रॉड के अगेंस्ट में वाइडेबल हुआ है, वाइडेबल के और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो फ्रॉड के अगेंस्ट में डैमेजेस क्लेम होते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछें सर, ऑल्टरनेटिव फ्रॉम एज लीगल, हाँ ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि ये एक जबरदस्ती की लिखी हुई बात है, खालिद महमूद चीमा साहब की किताब में मौजूद है। ये मैं आपको अच्छा हुआ याद दिला दिया, व्हाट्सएप कर दूंगा आज। ठीक है जनाब, यहीं तक रखते हैं, और फिर हम कोई और तो कुछ सवाल नहीं है किसी का इससे लिंक चैप्टर से? चलें, यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज।